तो हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर विशाल जौहरी। अभी अपन पढ़ रहे हैं एमबीबीएस मतलब जौहरी एमबीबीएस, और आज अपन पढ़ने वाले हैं अपनी बायोकेमिस्ट्री 7 डे मॉड्यूल से एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमने होने वाला है न्यूक्लियोटाइड और डीएनए के ऊपर। तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, तुम ये हमेशा कोई टॉपिक पढ़ने से पहले ना तुम क्वेश्चन पूछा करो ये टॉपिक तुम पढ़ क्यों रहे हो। तो मेनली ना अपन डीएनए इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि तुम्हें पता है अपना अपन किससे बने, अपन बने हैं सेल से, और सेल के सारे फंक्शन डीएनए करवाता है। याद रखना कौन सा प्रोटीन बनना है, कौन से सेल को एम्ब्रियोलॉजी के अंदर किसके अंदर डिफरेंशिएट होना है, इसको ना मतलब कि ये भी डीएनए ही बताता है कौन सा अपना ब्लड वेसल बनेगा, कौन सा बोन बनेगा, कौन सा जेनेटिक मटेरियल एक्टिवेट होगा। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो डीएनए ही अपना सेल का पूरा काम करता है। तो अपन को इसका ना स्ट्रक्चर और इसके जेनेटिक कोड पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था अपने प्रोटीन की वीडियो में कि प्रोटीन किससे बनता है, प्रोटीन अपना बनता है अमीनो एसिड से, वैसे डीएनए किसका बनता है, डीएनए अपना बनता है न्यूक्लियोटाइड का। तो पहले अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, देन फिर अपन पढ़ेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर। देखो मैं यही ट्राई करता हूं कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। अब मान लो तुम्हें न्यूक्लियोटाइड ही तुम्हें याद नहीं है, मैंने नीट में पढ़ा था, तुम भूल गए न्यूक्लियोटाइड, तो डीएनए का स्ट्रक्चर में तुम्हें पढ़ाऊंगा ना, समझ में नहीं आएगा। तो मैं हर चीज आज डिटेल में पढ़ाता हूँ। हो सकता है वीडियो की लेंथ बढ़ जाए, बट याद रखना ये वीडियो ना वर्थ इट होगा। मैं इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो मेक श्योर वीडियो एंड तक देखना। वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी में अगर कभी शॉर्ट नोट में आ गया तो तुम्हें लिखना कैसे है। तो चलो अपन टाइम ना बर्बाद करके अपन मेन टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले बताता हूँ न्यूक्लियोटाइड कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो यहाँ पे अगर तुम देख पा रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर तुम्हें साइड में दिख रहा है, ये अपना एक न्यूक्लियोटाइड का ही स्ट्रक्चर है। अपने एक न्यूक्लियोटाइड में क्या प्रेजेंट होता है, सबसे पहले इसके अंदर अपना रहता है पेंटोज शुगर। यहाँ पे पेंटोज का मतलब होता है 5, मतलब ये जो शुगर है 5 कार्बन का शुगर है। अगर तुम बनाऊं, ये इसका पहला कार्बन, ये इसका दूसरा कार्बन, ये इसका तीसरा कार्बन, ये इसका चौथा कार्बन, और 5वां कार्बन जो है रिंग के बाहर रहता है, ये अपना हो गया 5th कार्बन। तो अपना न्यूक्लियोटाइड में अपना रहता है पेंटोज शुगर 5 कार्बन का। फिर अपना इसके अंदर होता है एक फोस्फेट ग्रुप, और तुम देखो फोस्फेट ग्रुप जो है वो अपने पेंटोज शुगर के 5th कार्बन से अटैच होता है। कैसे अटैच होता है, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड रहता है, इसे हम बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। तो ये चीजें जो है ना तुम्हें याद करनी पड़ेगी कि अपना पेंटोज शुगर से फोस्फेट ग्रुप कौन से कार्बन से अटैच है, वो अपना 5th कार्बन से अटैच है। और अपना पेंटोज शुगर के 1st कार्बन से अपना अटैच होता है नाइट्रोजन बेस। तो याद रखना एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में आपको 3 चीज मिलती है, एक अपना नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर, और अपना ये फोस्फेट ग्रुप। तो इससे मिलकर अपना बनता है एक न्यूक्लियोटाइड। अब बात हम करें न्यूक्लियोटाइड को फर्दर और डिटेल में, अपन पहले पढ़ते हैं पेंटोज शुगर। तो मैंने आपको यह बताया था कि न्यूक्लियोटाइड क्या बनाता है, वो अपना बनाता है डीएनए और आरएनए। अब तुम याद रखना अपने न्यूक्लियोटाइड में क्या था, पेंटोज शुगर थी, तो ये अपनी एक पेंटोज शुगर हो गई। अब तुम याद रखना डीएनए को डीएनए क्यों बोलते हैं, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। डीएनए का अपना फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, यहां पे लिखा भी हुआ है। और फिर अगर अपन बात करें आरएनए में, तो आरएनए का फुल फॉर्म अपना होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब तुम यहां पर ना सारा खेल अपना शुगर का होता है, जो अपना पेंटोज शुगर तो दोनों में ये 5 कार्बन के, बट अपने आरएनए का शुगर जो है उसको राइबोस अपन बोलते हैं, क्योंकि इसके 2nd कार्बन पे आप देख पा रहे हो एक OH अटैच होता है। वहीं अपने डीएनए के शुगर को अपन बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस, क्योंकि इसके 2nd कार्बन पे अपना OH नहीं होता। तो सबसे पहला डिफरेंस जो होता है ना डीएनए आरएनए, वो तुम याद रख लेना, इसके पेंटोज शुगर का होता है। अपना आरएनए में राइबोस है शुगर जिसके 2nd कार्बन पे OH है, और अपना डीएनए के अंदर राइबोस शुगर नहीं है, डीऑक्सीराइबोस है। डीऑक्सी का मतलब ही होता है इसके 2nd कार्बन पे अपना OH अटैच नहीं है। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, अपन ने न्यूक्लियोटाइड के पेंटोज शुगर को डिटेल में पढ़ लिया। फिर अपन पढ़ते हैं नाइट्रोजन बेस के बारे में। तो यार ये सारी चीजें ना तुमने अपने नीट की पढ़ाई में अच्छे से डिटेल में पढ़ी होंगी, मैं एक बार और बता देता हूं। टोटल क्या होता है, अपने 2 तरीके के नाइट्रोजन बेस होते हैं। एक अपना होता है प्यूरिन, दूसरा अपना होता है पिरामिडिन। सिंपल भाषा में अगर मैं तुम्हें बताऊं, तुम याद रखने के लिए ऐसे याद रख लो। प्यूरिन के अंदर क्या होते हैं, 2 रिंग होती हैं, जिसके अंदर अपना आता है एडेनिन और गुआनिन। फिर अपना पिरामिडिन के अंदर सिंगल रिंग होती है, जिसके अंदर अपना आता है साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। तो ये चीजें तुम्हें डायरेक्ट याद रखनी है, और ये अपने नीट के टाइम में भी बहुत बार पढ़ा था। फिर मैं तुम्हें बताऊं ना, मैंने तुम्हें बताया था अपन डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो एक डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है न्यूक्लियोटाइड से। और याद रखना न्यूक्लियोटाइड में मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा भी देता हूं, तो उसका शुगर और फोस्फेट वाला ग्रुप जो था वो मेनली इसकी बैकबोन बनाता था, और नाइट्रोजन बेस जो है 2 चेन्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। अब वो कैसे करता है मैं तुम्हें अभी समझा भी देता हूं।
तो क्या होता है ना, डायग्राम देखने से चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। तो तुम ये वाला डायग्राम देखो, यहां पर तुम देख पा रहे हो ये अपने डीएनए का स्ट्रक्चर है, तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो डीएनए कैसा होता है अपना, दो स्ट्रैंड्स का हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो डीएनए की अपनी ये एक स्टैंड है, मान लो वन स्टैंड बोल रहा हूं जो कि नीले से बनी है कुछ इस तरीके से। फिर अपनी एक दूसरी स्टैंड होती है जो कि मैंने दूसरे कलर से ही बनाता हूं ताकि तुम अच्छे समझ में आए, कुछ इस तरीके से। तो डीएनए जो होता है ना वो अपनी दो स्टैंड से मिलकर बनता है। अगर मैं इस डीएनए का इतना सा पोर्शन, मैं एक बार और रेड पेन लेता हूं, अगर मैं इस डीएनए का इतना सा पोर्शन अगर तुम्हें जूम करके दिखाऊं तो ऐसा दिखता है, देख पा रहे हो तुम। तो इसके अंदर ये जो स्ट्रैंड का ये वाला पार्ट जो है इसे अपन बोलते हैं बैकबोन, और ये बीच वाले पार्ट को अपन बोलते हैं बेस पेयर, ये तुम याद रख लेना। अब ये बैकबोन कैसे बनते हैं, अगर मैं इसको तुम्हें न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में दिखाऊं तो तुम्हें ऐसा दिखेगा। तो तुम ध्यान से देखो, ये पूरा अपना एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, देख पा रहे हो तुम। यहाँ पे ये अपना एक पेंटोज शुगर हो गया, ठीक है, ये अपना पेंटोज शुगर है, मैं पी फॉर पेंटोज शुगर। ये अपना फोस्फेट है, फोस्फेट ग्रुप। और ये अपना हो गया एक नाइट्रोजन बेस, तुम देख पा रहे हो यहाँ पे, ये अपना हो गया नाइट्रोजन बेस। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये अपना है नाइट्रोजन बेस। तो ये एक अपना न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। अब तुम यहाँ पे देखो, ये जो एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है ना, वो अपना साइड में दूसरे न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर से अटैच है, तुम ये देख पा रहे हो, ये इस तरीके से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर से अटैच है। अब यहाँ पे तुम ये देखो, जो इसकी अपने डीएनए की जो बैकबोन जो होती है, ये वाला पोर्शन, ये पूरी बैकबोन बुलाते हैं डीएनए की, वो किससे मिलके बनता है, मैं अगर तुम्हें पूरा क्लियर करूं दिखाऊं, तो अपना डीएनए की जो बैकबोन होती है वो अपनी बनती है अपनी शुगर से और अपनी फोस्फेट ग्रुप से, और इसके बीच में जो बेस पेयर जो होते हैं वो अपने बनते हैं नाइट्रोजन बेसिस से। तो तुम एक चीज तरीके से याद रख लेना कि अपने न्यूक्लियोटाइड में शुगर और फोस्फेट अपने डीएनए के बैकबोन बनाती है, मतलब ये वाला पार्ट, और नाइट्रोजन बेस जो है वो इसका बेस पेयर बनाते हैं। मतलब बेस पेयर का मतलब क्या होता है, जब दो नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़ेंगे तो उनको बेस पेयर बुलाते हैं। अब यहाँ पे ना इनका तुम फंक्शन समझो, मेनली बैकबोन क्या करती है। बैकबोन का सिंपल मैं भाषा में तुम्हें बताऊं ना काम क्या होता है, बैकबोन का मेन काम होता है अपने नाइट्रोजन बेस को अटैच करवाने में हेल्प करना। अगर मान लो अगर ये बैकबोन नहीं होगी तो ये नाइट्रोजन बेस एक दूसरे से अटैच कैसे होंगे, ठीक है। और नाइट्रोजन बेस का काम क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया डीएनए किसका बनता है, दो स्ट्रैंड्स का बनता है। ये देखो, ये एक मान लो ए है वन, दूसरी अपनी टू है, ये दो स्ट्रैंड्स हैं, डीएनए की दो स्ट्रैंड है, इन दोनों को भी आपस में चिपकाना पड़ेगा ना अपन को। जैसे किसी चीज को चिपकाना है तो अपन इस्तेमाल करते हैं फेविकॉल, वैसे अगर अपन को दो डीएनए के स्ट्रैंड को आपस में चिपकाना है, इस तरीके से अटैच करवाना है, तो अपन यहाँ पे यूज करते हैं नाइट्रोजन बेस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, एक नाइट्रोजन बेस दूसरे नाइट्रोजन बेस से इस तरीके से जुड़ जाता है। अब तुम बोलोगे सर कैसे जुड़ता है, तो यहाँ पे बेटा कोई फेविकोल या फेविक्विक जैसी चीज इस्तेमाल नहीं होती, यहाँ पे होते हैं बेस पेयर्स या फिर बॉन्ड्स। मैं तुम्हें बॉन्ड्स के बारे में बताता हूँ, अपन डिटेल में पढ़ेंगे हर चीज, टेंशन मत लो। तो मैं तुम याद रख लो कि एक नाइट्रोजन बेस दूसरे नाइट्रोजन बेस से बॉन्ड के जरा जुड़ता है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ये अपना डीएनए का क्या है, बैकबोन है, बीच में अपना ये एक बेस पेयर है, वो अपने डीएनए के दूसरे स्टैंडर्ड के बेस पेयर से आपस में इस तरीके से जुड़ जाता है और अपना पूरा एक हेलिक्स का स्ट्रक्चर बना लेता है। यहाँ पे तुम देख भी पा रहे हो। अब तुम यहाँ पे देखो, ये अपना पूरा एक बेस पेयर है, मैं बहुत ही आराम से तुम्हें सारी चीज पढ़ा रहा हूं, ये अपना एक पूरा बेस पेयर है, ठीक है। ये आपस में तुम्हें इन दोनों के पीछे से बॉन्ड दिख रहे होंगे, ये अपने होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं क्लियर करता हूं, मैं एक बार और तुम्हें बताता हूं, ये डीएनए का पूरा एक स्टैंडर्ड है, ये वन मान लो पूरा एक, पूरा ये बैकबोन है डीएनए की, और नीले से मैं बनाता हूं, ये देखो दूसरी, ये अपने डीएनए की दूसरी स्टैंड है जो कि है अपनी ये वाली। ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हैं, अपने नाइट्रोजन बेस से जुड़े हैं, और उन दोनों के बीच में इस तरीके से बने हैं बॉन्ड। मैं बॉन्ड को क्लियर करता हूं, इनको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब तुम बोलोगे सर यहां तो दो बॉन्ड है, कहीं यहाँ पे तीन बॉन्ड है, ऐसा क्यों है। तो मैं तुम्हें ना हाइड्रोजन बॉन्ड अब बनते कैसे हैं अपने नाइट्रोजन बेस में, तुम्हें वो समझाता हूं कि किसके अंदर दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, किसके अंदर तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। देखो ये भी ना कला होती है समझाना किसी को, हाइड्रोजन बॉन्ड बनना नहीं। तो चलो अपन यहां पे देखते हैं। अब तो हमेशा तुम याद रखना, जो प्यूरिन जो है वो हमेशा बॉन्ड पिरामिडीन के साथ ही बनाएगा, मतलब अपोजिट चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब उसको तुम याद इस तरीके से कर सकते हो, तो लाइक तुम मुझे ले लो, अब जाहिर सी बात है भैया मैं मेल हूं, तो मैं अट्रैक्ट किसके प्रति हूँ, मैं फीमेल के प्रति हूँ, कॉमन सी बात है, नेचुरल सी बात है। अब वो बात अलग होती है भैया, कुछ अगर एलजीबीटी हुए तो वो सेम सेम में अट्रैक्ट होते हैं, देखो। लेकिन अगर अपन नॉर्मल सी बात करें तो भैया मैं मेल हूं तो फीमेल के प्रति अट्रैक्ट हूँ, कॉमन सी बात है, अपोजिट चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो तुम ऐसे याद रख लो
कि प्यूरिन हमेशा प्रामिडिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। ऐसा नहीं होगा कि प्यूरिन प्यूरिन आपस में बॉन्ड बना लें या प्रामिडिन प्रामिडिन आपस में बॉन्ड बना लें। डीएनए में ये सब नहीं होता भाई, प्यूरिन प्रामिडिन के साथ ही बनाएगा। इसमें भी ना बिल्कुल भेदभाव नहीं करती है। जैसे कि एडेनिन है, एडेनिन हमेशा, मैं ना रेड कलर इस्तेमाल करता हूं क्योंकि दिखता है वो अच्छे से है। तो एडेनिन हमेशा थाइमिन और यूरासिल के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। तो याद रखना, अपन डीएनए के अंदर एडेनिन को ए से डिनोट करते हैं और थाइमिन को टी से करते हैं। तो ये आपस में ही बॉन्ड बनाते हैं और एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। डबल हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनाता है मैं वो भी बताऊंगा तुम्हें। उसके अलावा ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ही अपना बॉन्ड बनाता है। तो डीएनए के अंदर ग्वानिन को अपन बोलते हैं जी, साइटोसिन को सी, और ये आपस में अपने 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ये तुम याद रख लेना। फिर तुम बोलोगे सर ये यूरासिल का क्या हुआ? तो देखो बेटा, यूरासिल जो रहता है ना वो आरएनए के अंदर होता है। मेनली आरएनए डीएनए में डिफरेंस ये होता है, पहला शुगर का, कि आरएनए में राइबोस शुगर है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर है। दूसरी चीज ये कि क्या होता है ना, आरएनए में थाइमीन की प्लेस में अपना यूरासिल होता है। मतलब कि अगर मैं तुम्हें ब्लू से लिखूं, ये अपना डीएनए का हो गया, डीएनए में एडेनिन की जगह एडेनिन थाइमिन के साथ बनाता है। वहीं आरएनए में क्या होता है, एडेनिन तो प्रेजेंट होता है बट थाइमिन की जगह वहां पे अपना होता है यूरासिल। तो इस तरीके से होता है, डीएनए के अंदर यूरासिल प्रेजेंट नहीं होता। ये चीज एमसीक्यूज में भी पूछी जाती है और ये चीज तुम याद भी रख लेना। तो चलो अब मैं तुम्हें फंडा समझाता हूँ, डबल बॉन्ड और 3 बॉन्ड बन कैसे रहे। मैंने तुम्हें बोला था ना आज डिटेल में पढ़ेंगे अपन, भले वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाए। अब तुम यहां पे देखो, अब ये देखो मेनली हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनते हैं, तुम ये समझ लो पहले। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में या तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा या फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। मेनली मैं बताऊं, मैं बेसिक्स तुम्हें बता रहा हूं। एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड के ना और डिटेल में भी चीजें होती हैं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, केमिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे, मैं तुम्हें सिर्फ बेसिक समझा रहा हूं अभी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने तुम्हें बनना बता दिया। अब तुम यहाँ पे देखो एडेनिन में 2 नाइट्रोजन फ्री है, तो उसने क्या करा, थाइमिन के साथ डायरेक्टली 2 बॉन्ड बना लिए। भाई अगर तुम साइड में देखो, ग्वानिन में 2 नाइट्रोजन भी है फ्री और साथ में अपना एक ऑक्सीजन भी फ्री है। तो इसके कारण अपना ग्वानिन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं और एडेनिन थाइमिन के बीच में अपने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो मैंने तुम्हें यार ये चीज भी डिटेल में बता दी। अब मैंने ना तुम्हें पूरी बेसिक चीजें बता दी हैं। अब अपन आते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक पे, अपने वीडियो के पार्ट 2 में, जो कि अपने होने वाला है डीएनए का स्ट्रक्चर। और ये चीज तो यार अपन बचपन में, मैं तुम्हें क्या बताऊं, बचपन में छोड़ो, स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर किसने बताया था। डीएनए का स्ट्रक्चर अपना दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। और डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो अपना होता है डबल स्ट्रैंड का, मतलब कि यहाँ पे 2 स्ट्रैंड होती है। मैंने आपको बताया कि लाल कलर की एक पूरी स्ट्रैंड है। मैं तुम्हें ना चीजें बना के भी दिखा देता हूं ताकि तुम समझ में आए। एक लाल कलर की ऐसी स्ट्रैंड है और एक अपनी होती है नीले कलर की ऐसी स्ट्रैंड, और ये आपस में कैसी होती है, ट्विस्टेड होती है। और ये अपना होता है डीएनए का स्ट्रक्चर। तो डीएनए अपना कैसा होता है, हेलिक्स के फॉर्म में होता है। अगर इसको मैं तुम्हें और न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में समझाऊं डिटेल में, तो साइड वाला तुम डायग्राम देखो, उसके अंदर एक होती है बैकबोन। मैंने आपको बताया इसकी बैकबोन किससे बनती है, वो अपनी बनती है शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से। बीच में अपने होते हैं बेस पेयर, जो दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। फिर यहां पे एक और चीज जो मुझे बतानी थी, वो होता है, तुमने बहुत बार सुना होगा कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो एंटी पैरेलल होता है। अब तुम बोलोगे सर ये एंटी पैरेलल क्या बोल दिया आपने। देखो एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट। मैं तुम्हें समझा देता हूं, मैं तुम्हें ये वाला डायग्राम समझाता हूं। मान लो ये लाल वाला जो है उसके ऊपर 5 डैश है और नीचे 3 डैश है। अब 5 डैश 3 डैश क्या है, ये पेंटोस शुगर याद है, अपन ने पेंटोस शुगर लिया था 5 कार्बन का। तो उसके जो कार्बन जो रहते हैं ना शुगर के, ये उसकी बेसिस पे अपने 5 डैश 3 डैश बोला है। तो अगर अपनी एक स्ट्रैंड डीएनए का अगर 5 डैश और 3 डैश है, तो दूसरा वाला अपना स्ट्रैंड जो होगा ना वो 3 डैश और 5 डैश होगा, मतलब अपोजिट होते हैं। अपोजिट को इन्होंने बोला है एंटी पैरेलल। तो आपस में कैसे होते हैं, आपस में अपने होते हैं एंटी पैरेलल। तो मैंने तुम्हें अच्छी तरीके से समझा दिया। जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो अपना होता है एंटी पैरेलल, क्योंकि अगर ऊपर ये तुम यहां पे भी देख लो ना, ये वाले स्ट्रक्चर में तुम देखो, ये वाला 5 डैश है तो ये वाला 3 डैश है, और नीचे ये 3 डैश है तो ये 5 डैश है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब तुम बोलोगे सर 3 डैश और 5 डैश क्यों है, तो कोई बात नहीं, आज अपन ये भी बताएंगे आपको, हर चीज डिटेल में पढ़ाएंगे। तो तुम ये वाला स्ट्रक्चर देख लो, तो ये अपना पूरा डीएनए है।
फिर डीएनए को अपन ने न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में आपको समझाया, ये बैकबोन और ये बेस पेयर। अब तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये तुम देखो एक शुगर, तो शुगर का है पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन है। अब यहाँ पे फिफ्थ कार्बन का है ऊपर की तरफ है, तो ये स्टैंड अपनी होगी 5' भाई। अगर तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, इसका तीसरा कार्बन कैसा है, नीचे की तरफ है, तो ये अपना हो गया 3' भाई। इसके अपोजिट में अगर अपन देखें तो ये इसका 5' है ना, 5' नीचे की तरफ है, और तो ये तुम देखो यहाँ पे 3' है, तो यहाँ पे अपना 5' होगा। 5' एक कार्बन का, अगर तुम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये जो कार्बन है ना, जिसके अंदर फोस्फेट ग्रुप है वो 5' होगा, तो ये क्या है, ये अपना 5' और 3' यहाँ पे ऊपर की तरफ है। तो तुम्हें अब अच्छे से क्लियर में समझ में आ गया होगा, ये मेनली होता है अपना 3' अपना ऊपर की तरफ है, तो तुम क्लियर में समझ में आ गया होगा 3' 5' क्या है, और डीएनए जो होते हैं एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। चलो बात कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, अब मेन चीज यहाँ पे आती है। चलो यहाँ पे देख लो तुम, 3' 5' यहाँ पे 3' 5' दोनों एंटी पैरेलल अपोजिट होते हैं एक दूसरे के दोनों स्टैंड्स। चलो अब अपन मेन चीज पे आते हैं, जो कि इसका है इंफॉर्मेटिव चीज, और यही चीज आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाती है। तो याद रखना मेनली एमसीक्यू में क्या पूछा जाएगा, मेनली एमसीक्यू में यह पूछा जाएगा कि एक पूरा डीएनए जो होता है उसका 1 टन में कितने बेस पेयर हैं, इन 1 टन की डिस्टेंस कितनी है, मतलब कितनी लेंथ है, 2 बेस पेयर के बीच में कितनी लेंथ है, पूरा डीएनए कितना चौड़ा है, इसकी लेंथ कितनी है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, और ये तुम्हें डायरेक्ट यार याद करनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेटिव चीज है। तो तुम यहाँ पे देखो, तो ये पूरा, ये एक पूरा डीएनए का 1 टन होगा, आपको पूरा दिख रहा होगा, ये डीएनए का पूरा 1 टन है, और डीएनए का जो पूरा जो 1 टन जो होता है वो अपना 3.4 नैनोमीटर होता है। याद रखना 3.4 नैनोमीटर। कभी कभी इसको ना एमस्ट्रॉन्ग में भी पूछ लेते हैं, तो मैंने बगल में एमस्ट्रॉन्ग भी लिखा है। 3.4 नैनोमीटर अगर तुम एमस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करोगे तो ये तुम्हें मिलेगा 34 एमस्ट्रॉन्ग। तो पूरा टन कितना बड़ा होता है, ये 3.4 नैनोमीटर में होता है। तुम नैनोमीटर में याद रखो। कितने बेस पेयर होते हैं, इसमें 10 बेस पेयर होते हैं टोटल, तुम गिनोगे ना तो 10 बेस पेयर निकलेंगे। फिर इन दोनों 2 बेस पेयर के बीच में लेंथ कितनी होती है, तो 2 बेस पेयर के बीच में लेंथ अपनी होती है 3.4 नैनोमीटर, ये 2 बेस पेयर के बीच की लेंथ है। और फिर अगर हम बात करें डीएनए अपना कितना यहां से चौड़ा है, तो वो अपना रहता है 2 नैनोमीटर का। एमस्ट्रॉन्ग में अगर अपन देखें तो ये अपना टोटल रहता है 20 एमस्ट्रॉन्ग का। तो ये इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, तुम्हें याद कर लेना। फिर आते हैं अपने ग्रुप्स के बारे में। तो ये डीएनए का पूरा 1 टन है, और डीएनए के पूरे 1 टन में अपना एक प्रेजेंट होता है मेजर ग्रुप, एक होता है माइनर ग्रुप। ग्रुप क्या होता है, अब तुम यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है तुम्हें इस तरीके से, एक हल्का सा ना तुम्हें एक शैलो कैविटी जैसे दिख रही हो, गड्ढा दिख रहा होगा, देख रहे हो, इसको अपन बोलते हैं ग्रुप। बड़े वाले को बोलेंगे मेजर ग्रुप, एक छोटा वाला है जैसे अपन बोलेंगे माइनर ग्रुप। तो यार मैंने तुम्हें डीएनए पूरा डिटेल में पढ़ा दिया, मेजर माइनर ग्रुप सारे कितने टन होते हैं, कितने बेस पेयर होते हैं, क्या डिफरेंस होता है, एंटी पैरेलल, और कितने बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो ये पूरा जो था ना, ये अपने डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट वीडियो अपने होने वाली है आरएनए की। भैया रुक जाओ वीडियो अभी पोस्ट करने से पहले, मैं तुम्हें ये तो बता दूंगी कि यूनिवर्सिटी में इसको कैसे लिखना है। मैं तुमसे ये बोल रहा था कि ये डीएनए की वीडियो हो गई, नेक्स्ट वीडियो अपने होने वाली है आरएनए की। आरएनए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरएनए होते हैं टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, ये सारे आरएनए के स्ट्रक्चर होते हैं डिफरेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे। अभी डीएनए अगर मान लो कभी यूनिवर्सिटी में आ गया तो एमसीक्यूज में ज्यादा आता है, अगर शॉर्ट नोट में आ गया तो तुम्हें कैसे लिखना है तुम ये देख लो। देखो मैं तुम्हें बताऊं ना, मैं सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ मेरी मॉड्यूल से, जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री 7 डे। ये मार्केट में आ चुकी है, तुम्हें करना कुछ नहीं है, मेरे वेबसाइट में जाओ, मेरे सारे नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे। अब क्या होता है ना, लिखने में टाइम वेस्ट मत करा करो यार, तुम स्मार्ट लोग, स्मार्ट वर्क करो, तुम लिखोगे नोट्स बनाओगे, टाइम बर्बाद क्यों करते हो भैया। मात्र 499 की बुक है, परचेज करो, 5 दिन में तुम्हारे पास बुक आ जाएगी, और उसको पढ़ो ना आराम से। तो यूनिवर्सिटी में कभी डीएनए का स्ट्रक्चर आया ना, पहले न्यूक्लियोटाइड की हेडिंग डालना और न्यूक्लियोटाइड के बारे में लिखना कि न्यूक्लियोटाइड किसका बनता है वगैरह वगैरह, फिर न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाना, फिर न्यूक्लियोटाइड में भी राइबो ये नाइट्रोजन बेस के बारे में, शुगर के बारे में, फोस्फेट के बारे में डिटेल में लिखना। फिर तुम डीएनए की हेडिंग डालना और डीएनए के बारे में पहले डेफिनेशन लिखना उसकी, देन फिर इसका ये वाला पूरा एक डायग्राम बनाना, और उसके अंदर कितने बेस पेन है, कितने टन है, ये लिखना। तो मैं बताऊं, अगर तुम इस तरीके से हेडिंग डाल के पॉइंट्स में लिखोगे और विद डायग्राम अगर तुमने बना दिया तो 2.5 से 3 पेजेस में तुम ये आराम से लिख सकते हो, और इतना लिखने पे तुम्हें एग्जामिनर बड़े आराम से 5 नंबर दे देगा। तो यार अगर मैं इसके डिटेल में कहना नोट्स में मैंने क्या लिखा है तो वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम मेरे नोट्स ऑर्डर कर लेना। तो तुम, मैं देखो मेरा कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा ही फायदा, तुम्हें ही हेल्प मिलेगी।
बाकी मेरे नोट्स तो डेली जाते ही रहते हैं, मेरा आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, क्योंकि नोट्स ही इतने अच्छे ना सब लोग मंगा लेते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।